क्या फ्री में कोई कुंभ जा सकता है? बड़े सारे तरीके हैं। 2017 के बाद तो ये जो जोगी बाबा का कुंभ है, ये वो आजम खान वाला कुंभ नहीं है। आजम खान के कुंभ से योगी आदित्यनाथ के कुंभ में बड़ा परिवर्तन। एक कंट्रोवर्सी बीच में हुई थी कि मुस्लिम वेंडर्स को वहाँ दुकान लगाने नहीं दिया जाएगा, वो वहाँ कमाई नहीं कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज आपने राहुल गांधी का नाम लिया, वो जाते हैं, कुंभ जाते हैं क्या? तो राम मंदिर तक नहीं गए अभी तक ये लोग। बायस्ड हो आप ना थोड़ा। मैंने बोला ना उनको भी आना हो ना, बायस्ड हो ना। अरे बायस क्या, देखिए उनके एक्शनों से बायस्ड हूँ ना, ज़्यादा मेरे साथ वो नहीं, शाण पट्टी नहीं फालतू। यार सरयू लाल पहले भी हुई थी। सरयू लाल पहले राम भक्तों के खून से हुई थी, अब राम भक्तों पे फेंके हुए फूल से हुई है, तो फर्क पड़ता है। मेरा एक निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव से, देखिए आई थिंक लेट्स बिहेव लाइक ए गुड होस्ट। इतने सारे लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में आ रहे हैं, थोड़ी देर पाक करते हैं पॉलिटिक्स, इसमें ना करें, और बहुत सारे मौके आएंगे। नमस्ते एंड वेलकम, द रौनक पॉडकास्ट में स्वागत। एंड शांतनु गुप्ता आज हमारे साथ है। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। ये एक बहुत ही बड़े ऑथर हैं, काफ़ी किताबें इन्होंने लिखी हैं। पिछले पॉडकास्ट में हमने उन सारी किताबों की जो लिस्ट दी थी उसमें और कई किताबें जुड़ चुकी हैं। पब्लिक स्पीकर हैं, योगी जी जैसे दिखते हैं, उन पे काफ़ी कुछ लिखते हैं। सो प्लीज़ वेलकम शांतनु गुप्ता। दादा वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। महाकुंभ की आपको ढेरों शुभकामनाएं, और एक ऐसा पर्व जिसने पूरी दुनिया को बताया कि भारत क्या है। इसलिए हम कहते हैं ना कि भारत क्या है, अगर आपको बाहर लोगों को बताना है तो ये बेस्ट टाइम है लोगों को बताने का। महाकुंभ चल रहा है, 40-50 करोड़ लोग, अमेरिका से ऑलमोस्ट डबल। हाँ, मतलब अमेरिका की पॉपुलेशन 30-35 करोड़ है, उससे भी 10 करोड़ लोग इधर नहा के चले जा रहे हैं यार। नहा के चले जा रहे हैं, क्या है, पता भी नहीं लग रहा है। एंड बेस्ट पार्ट है, इस पे सदगुरु ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। किसी ने स्पिरिचुअलिटी की बात करी कि क्या वैल्यू है भारत की और वेस्ट की। जब लोगों इसकी बात करे तो बोले स्पिरिचुअल प्रोसेस का हमारे यहाँ मतलब क्या होता है कि वो लोगों की लाइफ का एक हिस्सा है। आप सोचिए, अगर न्यूयॉर्क में आप 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो वहाँ क्या क्योस हो जाएगा। और यहाँ पे 50 करोड़ लोग आएंगे, स्नान करते हैं, पूजा पद्धति एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, दूसरे की मदद करते हैं। तो ये है पावर भारत की। और आपने जो अमेरिका की बात करी, जब भी कोई हरिकेन आता है, जब भी कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पे तो लूटपुट मच जाती है। करेक्ट। कुछ भी ऐसी चीज़ आपदा आती है तो वहाँ पे, यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं। प्रयाग जिसकी जनसंख्या 20-25 लाख है, 20-25 लाख के शहर में 40 करोड़ लोग आके चले जाएंगे। तो पिछली बार 25 करोड़ आके चले गए 2019 के कुंभ में, तो इसलिए इट्स अ मावल। तो ये अगर आपको लगता है ना कि भारत में क्या पावर है, तो ये पावर है। और इसको एक्सप्लोर करने के लिए मेरे को लगता है जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी पहुंचिए वहाँ पर, अपने पूरे परिवार के साथ जाइए, आस्था की डुबकी लगाइए और कुंभ के बारे में ज़रा कुछ बताइए कि कितना मैसिव है इस बार, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया। बाबा का जो कुंभ है वो अखिलेश यादव के टाइम भी एक महाकुंभ पड़ा था 2013 में जी। पहला सवाल यही पूछते हैं, कितना अलग है उससे, कितना मैसिव है, स्केल कितना अप किया गया है? देखिए, स्केल तो पिछले अर्ध कुंभ में, 2019 के अर्ध कुंभ में बाबा बिल्कुल टेक ऑफ कर चुके थे। 2013 का कुंभ तो देखिए, महाराज जी कहते भी हैं, योगी जी कहते भी हैं, देखिए श्रद्धालु तो आएंगे ही आएंगे, आप अच्छे होस्ट बनिए। हाँ, मतलब आप अपने अधिकारी जो कहते हैं आप ऑर्गेनाइजर के उसमें, देखिए मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ इसलिए आ रहे हैं, वो तो सदियों से चले आ रहे हैं। मतलब आपके ऋग्वेद में मेंशन है उसका। जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके जा रहे हैं ताड़का को मारने के लिए, तो वो समुद्र मंथन की स्टोरी सुना रहे हैं। वो अलग बात है कि परसों किसी मौलाना साहब ने कहा कि वक्फ की ज़मीन पे हो रहा है। मतलब जो नदी का बेड है, जो कुछ तो नदी रिट्रीव करती है, और नदी का बेड और नदी का बैंक है, वो वक्फ की ज़मीन। अच्छा। तो जिसका मेंशन ऋग्वेद में है। तो महाराज जी ये कहते हैं, योगी जी ये कहते हैं कि भाई हमको अच्छा होस्ट बनना है, कि जो आए वो देख के जाए, हमारे स्टेट को फील करके। वाह। तो वो तो आएंगे आएंगे, लेकिन फैसिलिटी ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा लोग आएंगे, उसके बारे में महिमा ज़्यादा होगी, सुनेंगे ज़्यादा तो और। ऐसा पहले राजा हर्षवर्धन ने 500-600 AD में किया था, इसका खूब प्रचार किया था, खूब बात करी थी। तो आज वो राजा हर्षवर्धन के बाद फिर दिखता है योगी आदित्यनाथ का। 2013 में क्या हुआ, छोटा कुंभ था, 1000 करोड़ बजट था। 1000 करोड़ बजट था 2013 में। आपको बड़ा लगेगा कि 1000 करोड़ तो भी छोटा अमाउंट नहीं है। आज 14,000 करोड़ बजट है, जिसमें 7,000 करोड़ योगी जी का, 7,500 करोड़, 7,500 करोड़ मोदी जी का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट। तो 14-15 करोड़, 14,000-15,000 करोड़ बजट। तो यही आप 14 गुना तो यहाँ स्केल देख रहे हैं। पहले घाट होता था 2 या 3 किलोमीटर का। मतलब घाट तो देखिए, नदी में तो घाट है ही, लेकिन घाट डेवलप्ड घाट, जहाँ पर आप चल के जा सकें। आप जंगलों के थ्रू नहीं आप घाट पर पहुँचेंगे ना, तो उससे क्राउड में भी दिक्कत होती थी। आज घाट है 12 किलोमीटर का। मतलब जो हम भीड़ कह रहे हैं, ये भीड़ सारी 1-2 किलोमीटर में सीमित नहीं होने वाली है, ये भीड़ 12 किलोमीटर में चली जाएगी। पहले इकॉनमी जनरेट हुई थी 10 से 12 हज़ार करोड़ की, 2019 में जनरेट हुई 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की इकॉनमी जनरेट हुई, उस 4,000 करोड़ ने करा। इस बार 14,000 करोड़ 2 से 3 लाख की इकॉनमी जनरेट करेगा। यानी अगर कोई बोल रहा है कि इतना पैसा कुंभ में वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा वेस्ट नहीं, इससे बड़ा तो स्कूल और कॉलेज बना देते, हॉस्पिटल बना देते। तो उसका आंसर ये है कि बॉस 14 या 15 हज़ार करोड़ रुपए जनरेट करेगा
2 से 3 लाख करोड़ की इनकम की इकॉनमी जनरेट करेगा। मतलब इससे बड़ा तो कोई वेंचर कैपिटलिस्ट सुन रहा हो आपका, कोई फाउंडर, कोई वीसी सुन रहा हो, कोई एंटरप्रेन्योर सुन रहा हो, तो इससे ज़्यादा तो मतलब एक्स तो वैल्यूएशन का गेम है, वो भी इतने टाइम में कुंभ का वैल्यूएशन। और रौनक, सबसे मजे की बात क्या है, कल ही मैं अमृत जी जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी, उनसे बात हो रही थी, ये जो 14,000 करोड़ है इसमें से 80-85% परमानेंट इंस्टॉलेशंस हैं। मतलब एयरपोर्ट का टर्मिनल वो भी इसी में है, जो नए ब्रिजेस बने हैं, नई रोड बनी है, नया इरिगेशन सिस्टम आया है, नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आया है, नया सीवेज सिस्टम आया है, वो सारा इसका पार्ट है। वो तो प्रायोरिटी में प्रयाग में हो गया, जो होता प्रयाग में शायद 5 साल बाद होता, 8 साल बाद होता। मतलब प्रयाग पिछले 2019 और 25 कुंभ के बाद भारत के टॉप शहरों में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के तो बिल्कुल वो टॉप 5 शहर में पहुंच चुका है, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है। तो ये स्केल हो चुका है, और इसी वजह से 25 करोड़ लोग की जगह अब 40-50 करोड़ लगा रहे हैं। कल्पवासी पहले 10 लाते थे, इस बार 20 लगा रहे हैं। पिछली बार कैंप लगाए थे 5,000 संस्थाएं, इस बार 10,000 संस्थाएं कैंप लगा रही हैं। मतलब अलग ही लेवल का स्केल है। इतना कि स्टीव जॉब की बीवी भी आ गई है। स्टीव ठीक, कहाँ रुकी हूँ? किसी कैंप में, किसी धर्माचार्य के कैंप में रुकी हैं वो। अच्छा। और वो कल्पवास कर रही हैं। कल्पवास के बारे में हम बात करेंगे। मतलब वो एक डिवोटी की तरह आई, वो कितने टूरिस्ट की दिन तरह रहेंगे आई। यहाँ पे? देखिए, कल्पवास की पूरी परिभाषा तो 45 दिन की होती है कि आप पहले दिन से आते हैं और आखिरी दिन तक रहते हैं। लेकिन इसके जैसे होता है ना, वो मिनी मैराथन होती हैं, हाफ मैराथन्स होती हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा, 15-20 दिन रुकेंगी। तो कल्पवास के बड़े नियम हैं कि आप उन 21 नियमों का पालन करें। ऋषि दत्तात्रेय जी ने वो नियम दिए थे कि आप ज़मीन पे सोएंगे, आप एक बार खाएंगे, आप 3 बार नहाएंगे, आप 3 बार की पूजा करेंगे, आप शादीशुदा भी हैं तो ब्रह्मचर्य सेलिबेसी का फॉलो करेंगे, आप संतों की सेवा करेंगे, आप दान धर्म करेंगे। तो उसके 21 नियम हैं, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने वो फॉलो करे तो 100 साल तक रोज़ भूखा रह के जो व्रत करके जो पुण्य मिलता है, उसके इक्विवेलेंट है ये। और ये करने के लिए एक विदेशी महिला आई हैं, एक विदेशी महिला है। मिसेस एप्पल, मिसेस एप्पल। मतलब मिसेस स्टीव जॉब्स। कितनी बड़ी बात है सर। और भारत से करीब 15 से 20 लाख लोग ये कल्पवास करेंगे 45 दिन का। मतलब अगर आप कुंभ में जा रहे हैं तो किसी कल्पवासी से मिलना भी कहते हैं बहुत सौभाग्य की बात होती है, जो इतना बड़ा व्रत ले रहा है। हमारे कहते हैं जो व्रती, जैसे हम लोग पूजा से उठते हैं किसी बड़ी, तो लोग आपके पैर छूते हैं, क्योंकि उस समय आप पवित्र होकर निकले। तो कल्पवासी से मिलना, उससे बात करना, उससे शेयरिंग करना, आपका एक सेल्फी तो कल्पवासी के साथ बनती है। सेल्फी विद कल्पवासी। सही बात है। सिर्फ कंटेंट बनाने मत जाओ यार, अगर कुंभ जा रहे हो तो एक्सपीरियंस लो, डिवोटी की तरह जाओ और बाकी डिवोटी से भी बातचीत करो। ज़रूरी नहीं हर चीज़ का वीडियो बनाना है, कुछ चीज़ से कर्मा भी बनाना है। तो आई थिंक उस पर भी इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए। सो ये एक बहुत चीज़ है, अच्छी चीज़ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या अगर किसी के पास पैसे नहीं है और उसको फ्री में कुंभ में जाना है, रहना है, डुबकी लगानी है और भोजन करना है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है वहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिन, तो क्या फ्री में कोई कुंभ जा सकता है? बड़े सारे तरीके हैं। देखिए, कहीं भी जाने में, आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, 3 चीज़ें हैं। पहले तो आप ट्रैवल करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, दूसरा वहाँ रहेंगे, खाना खाएंगे, तीसरा वहाँ एक्सपीरियंस लेंगे। तो ये 3 चीज़ें फ्री कैसे हों? देखिए, ट्रैवल कैसे फ्री होगा, मुझे इसकी व्यवस्था तो नहीं पता है। इसके लिए तो आपको शायद कुछ तो WT है तो ट्रेन में चलेंगे, या हिचहाइकिंग करके सोनू सूद भाई, सोनू सूद जी या तो ट्रैवल कैसे फ्री करेंगे इसका मुझे भी नहीं पता। आप तो हिचहाइकिंग करके बैठ जाएँ किसी ट्रक में तो पहुँच जाएँ। ठीक है। काशी से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, अगर आप आसपास, इसलिए बता रहा हूँ। अयोध्या से 4 घंटे का रास्ता है, लखनऊ से 4-5 घंटे का रास्ता है, दिल्ली से 7-8 घंटे का रोड का रास्ता है। तो पहले आप प्रयाग पहुँच गए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक्स प्रयाग है मेरी स्टोरी, कि एक प्रयाग पहुँच गए। उसके बाद सरकार ने कम से कम 25,000 बेड जो रोटेट होते रहते हैं हर 2 दिन में, वो तो सरकार ने ही बनाए मुफ्त। ओके। उसका तरीका है, उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पे बताएं कि आप उसमें हो सकता है। दूसरा, ये जो 10,000 कैंप हैं, इन सब में कमरे हैं, घर हैं, टेंट्स हैं। मतलब कमरे मतलब टेंट हाउसेस है। जैसे जूना अखाड़ा है, उसका टेंट तो रौनक एक शहर है पूरा, बहुत बड़ा। तो उसमें आपका किसी भी बड़े सेक्ट से आपके शहर में परिचय हो तो उनके टेंट्स ऑलमोस्ट फ्री हैं अधिकतर जगह। और खाने की तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए, खाना तो इतना है कि मतलब पेट खराब ना हो जाए आपका, क्योंकि देखिए हर पंडाल में, हर कैंप में कुछ ना कुछ खाना मिल रहा है। उनके शेड्यूल हैं, किसी का सुबह का, किसी का शाम का। और अभी आपने देखा होगा, अदानी साहब की फ़ोटो आई थी। अदानी को हमारे राहुल गांधी जी गाली बहुत देते रहते हैं। अदानी जी ने इस्कॉन के साथ टाइप करा और वो मैसिव रूप से प्रसाद, मतलब भोजन देंगे। बाबा ने, योगी बाबा ने एक 9 रुपये खाने की रसोई भी शुरू करी है, कि मान लिया फिर भी आपको कुछ नहीं बचे तो एक रसोई शुरू कर दी, इसमें 9 रुपये 10 रुपये में मील मिलेगा। और एक्सपीरियंस तो फ्री है ही। एक्सपीरियंस तो आप घूमते रहिए आपके 11 नंबर की बस लेके, चलते अच्छे शूज़ पहन के जाइए। ठंड है, इनर अपनी 2-3 लेयर अच्छी वाली जैकेट पहन के जाइए, डिकैथलॉन में सस्ती मिल रही है। और फिर आप घूमिए। तो ठंड का बचाव रखिए अपना, तो आपको रहना और खाना तो वहाँ पे मुफ्त मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको बस एक्टिव होना पड़ेगा।
बिकॉज मेरे इसमें इसका हिस्सा नहीं था, जस्ट बिकॉज आपने राहुल गांधी का नाम लिया, वो जाते हैं कुंभ जाते हैं क्या? देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनके तो उदाहरण आते हैं जाने के उस समय, है ना। वो इतने ब्लेटेंटली एंटी हिंदू छवि दिखाते नहीं थे। कम ऑन यार, आप राहुल गांधी को एंटी हिंदू बोल रहे हो? नहीं देखिए, क्योंकि वो दिखा रहे हैं ना सामने। अखिलेश यादव मेरे ख्याल से तो ये एक वो बन गया कि कौन बड़ा हिंदू बैशर है। बल्कि मेरे ख्याल से रौनक आप एक शेयर करते हैं, TRP हिंदू बैशर ऑफ द ईयर अवार्ड स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो 6 महीने उदयनिधि स्टालिन को मिल सकता है, उसके लिए कंटेंडर जैसे आते हैं ना वो फिल्म फेयर में, हमारे ये 5 नॉमिनी हैं, उदयनिधि स्टालिन, सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, अखिलेश यादव। वो क्या कह रहे हैं, इतने सारे साधु संत आएंगे, एक साथी को और ले जाएं। योगी जी को, योगी जी को कह रहे हैं। वो तो CM हाउस के नीचे भी शिवलिंग हो सकती है। मतलब ट्रिवलाइज करना उस बात को, छोटा करना उस बात को ना। राहुल ने तो क्या नहीं बोला, उनके लिए तो राम ही काल्पनिक है। उनके लिए तो जो लड़के मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ते हैं, तो कंपटीशन है। तो राहुल गांधी तो राम मंदिर तक नहीं गए अभी तक ये लोग, इनमें से कोई भी राम मंदिर नहीं, मैं सीरियसली पूछूं, वो कुंभ गए हैं कुछ ऐसा? मुझे ऐसी कोई पिक्चर, कोई ऐसा उदाहरण नहीं याद आता है कि वो हो गए हैं कुंभ में। मोदी जी पिछली बार गए थे, आपने देखा था, चित्र देखा था, बहुत सुंदर। तो इस बार भी नरेंद्र मोदी जाएंगे। योगी जी उनको इसमें कलश देके इनविटेशन देते हैं, हर चीज़ें कुंभ कलश से इनविटेशन देते हैं। तो कुंभ कलश देके अभी 2-3 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट करा, तो वो पक्का जाएंगे वहाँ पर। महाकुंभ की कहानी क्या है? वो बड़ा मज़ेदार है कहानी। वो शुरू होती है एक हाथी महाराज से। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाथी मेरा साथी। अच्छा, ठीक है। तो इंद्रदेव, देवताओं के राजा, पूजा करते हैं ऋषि दुर्वासा के पास साथ मिलके। तो ऋषि दुर्वासा माने जाते हैं अपने क्रोध के लिए। मतलब क्रोध मतलब कुछ गड़बड़ करोगे तो क्रोध होगा, मतलब ज़्यादा मेरे साथ वो नहीं, शाणपट्टी नहीं फालतू। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सी माला बनाई पूजा के बाद। इंद्रदेव ने उसको अपने हाथी पे बना दिया प्यार में। उनका हाथी ऐरावत है, वो भी हाथियों का हाथी, को छोटा मोटा हाथी नहीं, ऐरावत हाथी उनका वाहन, उसको बना दिया। उसको उसकी सुगंध बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत बहुत चुन चुन के फूल डाले थे, उन्होंने उठा के नीचे फेंक दी। ऋषि दुर्वासा ने केवल 2 सीन देखे कि मैंने पहना है, इन्हें फेंक दिया। किसने फेंका? अब उनको गुस्सा आना ही था कि भाई पूजा की माला आपने जमीन पर क्यों फेंक दी। इससे पहले कि इंद्र अपना एक्सप्लेनेशन दे पाते, उन्होंने कहा ले बेटा। और श्राप भी केवल उनको नहीं, पूरे देवलोक को, कि तुम्हारी लक्ष्मी, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी शक्ति ऑल गॉन। और जब आप डाउन होते हैं ना, तो क्या करता है, जैसे आपका थोड़ा पॉडकास्ट डाउन हुआ तो दूसरा पॉडकास्ट है, चलो उसको स्ट्राइक भेजता हूँ, इसके तो कंटेंट हटाता हूँ मैं, है? तो असुर और आ गए ऊपर से, उन्होंने और अटैक कर दिया। तो बचा कुछ है वो भी खत्म, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण। ये पहुँचे, एक ही व्यक्ति हैं, भगवान विष्णु के पास। जब भी पृथ्वी लोक पे, देवलोक पे कोई भी दिक्कत होती है, विष्णु जी बचाओ, तभी विष्णु जी को अवतार लेने पड़ते हैं। करेक्ट। विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया, कूर्म लिया, फिर वराह लिया, फिर वामन लिया, फिर परशुराम लिया, फिर राम लिया, फिर कृष्ण लिया, फिर बुद्ध लिया, और अभी कल की लेने वाले संभल में सफाई चल रही बहुत जोर से। मुझे लगता है कल की आने ही वाले हैं, नहीं तो इतनी सफाई एकदम से, मतलब वो टॉपिक ही नहीं था। तो विष्णु के जो 10 अवतार है, उसके दूसरे अवतार की कहानी है रौनक भाई है। तो ये विष्णु जी के पास पहुंचे कि यार ये तो ये हाल हो गया, हम तो बिल्कुल ही लुटपिट गए। तो विष्णु जी कहा बहुत बुरा हाल हो गया तुम्हारा, तुम्हें बहुत डबल डोज टाइप कुछ चाहिए, अभी हल्के फुल्के निवारण से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अमृत पान करना पड़ेगा। तो अमृत पान कहाँ से आएगा? आपको क्षीर सागर का मंथन करना पड़ेगा। क्षीर सागर अभी अगर फिजिकली ट्रेस करें तो मानसरोवर जो झील है उसको कहा जाता था उस समय, उसका क्या स्वरूप रहा होगा, उसका मंथन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई ये तो कोई ऐसा दही मंथन, पानी मंथन नहीं है, तो ये कैसे होगा? तो उसके लिए फिर युक्तियाँ निकाली गई। भाई आप दही के मथ रहे हैं तो क्या क्या चाहिए आपको? मथनी चाहिए, उसके लिए डोरी चाहिए, एक बेस चाहिए और लोग चाहिए, ये 3-4 आइटम ठीक है। मथनी के लिए मंदार पर्वत, लेवल देखिए आप, जिस तरह का कुंभ का लेवल है, समुद्र मंथन का लेवल, मतलब पर्वत मथनी नेक्स्ट लेवल, राइट। उसकी जो डोरी है वो कौन है? वो जो सर पहनते हैं ना, नाग वासुकी, शिव जी पहनते हैं, वो मंथन होगा। अब बेस कौन बनेगा इसका? तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब विष्णु जी ने अवतार लिया, जो कुर्म अवतार है, जो टर्टल्स कछुआ है, वो नीचे एक व्रत रूप से नीचे जाके बैठा इसके, जिसपे ये मंदार पर्वत फिट हुए और शुरू हुआ। अब चाहिए दोनों साइड कौन करेगा ये? उसके लिए यूनिट पावरफुल पीपल। तो इधर तो देवता हो गए, उधर कौन है? तो विष्णु जी ने आइडिया दिया कि ये असुरों को कोऑप्ट कर लो। इनको कैसे करेंगे? इनको भी थोड़ा दे दो कि देंगे, वो अमृत पिलाएंगे। जैसे हमारे अब कैंपेन में होता है ना कि तुम्हें भी सीएम बनाएंगे, तुम्हें भी सीएम बनाएंगे, सब कैंपेन लड़ो, एंड में बनाएंगे एक ही को। तो दोनों को कॉप्ट कर लिया। अब ये शुरू हुआ हैशा, ये चला बहुत देर तक, है ना। अब इसमें से ये भी कहा था विष्णु जी, अब इसमें से कुछ भी निकल सकता है, अमृत तो निकलेगा, लेकिन बाकी आइटम क्या निकलेंगे, वो अच्छे भी निकलेंगे, वो थोड़े से डेंजरस भी हो सकते हैं। तो वो जो आइटम निकलने शुरू हुए, उसके मुझे आपको 2 मिनट आप दे दो, मैं बताऊँगा। सबसे पहले निकला हलाहल, मतलब पॉइजन्स ऑफ द पॉइजन, जो सबसे विषैला विष हो सकता है वो निकला। अब लगा दोनों पार्टीज़ को, यार तो लेने के देने पड़ेगे, अमृत निकालने पड़े थे, ये तो मतलब देव लोग, धरती लोग, पाताल लोग, सबको नष्ट कर देगा। अब आए सेवियर महादेव, एग्जैक्टली महादेव आए। मतलब सच में ना, एक जो मतलब अगर मैं शब्द यूज़ करूँ, डूड की जो इमेज है ना, खतरनाक, मतलब महादेव के अलग ही कारनामे है ना। और उसमें पार्वती जी का बड़ा खतरनाक रोल है। हमारे यहाँ तो देखिए अर्धनारीश्वर है वो,
तो उन्होंने पी लिया वो सारा, तो लोगों के सांस में सांस आई, लोगों, लेकिन अब महादेव का क्या होगा? तो पार्वती जी ने उनके कंठ में रोक दिया वो, और उनका कंठ पड़ गया नीला, और इसीलिए कहा जाता है उनको नीलकंठ। नीलकंठ। बहुत सुंदर, नीलकंठ महादेव, है ना। तो वो कहानी आप देखिए ना, बहुत सारी कहानियां जो हमें पता है वो आती समुद्र मंथन से हैं। शायद हमने रिलेट नहीं करी, वो आई कहाँ से? आदि तो कॉन्फ्रेंसेस में मैं जाता हूँ, उनका नाम मंथन होता है। मंथन मतलब ज्ञान का मंथन, वो शब्द समुद्र मंथन से सही निकला, बात है। ठीक है। फिर आई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी उस समय गर्त में चली गई थी, ऐरावत, लक्ष्मी जी, चंद्रमा, सब गर्त में चले गए थे, पाताल लोक में चले गए थे। फिर वो लक्ष्मी जी आई, अपने साथ विष्णु जी की संगनी थी, स्थापित हो गई, और उससे वैभव वापस आ गया। फिर और अप्सराएं आई, फिर दिव्य पशु आए, कामधेनु गाय आई, आज घी का ब्रांड है कामधेनु, आज कई स्वीट शॉप का नाम है कामधेनु। मतलब मैं बता रहा हूँ आपके प्रतीक हैं आसपास आप, सही बात है। ठीक है। ये हो गया, चंद्रमा आए। फिर पारिजात का फूल आया, जिसको हार श्रृंगार कहते हैं, रात की रानी कहते हैं, वो आया। फिर आया शारिंगा, क्या कहते हैं, धनुष, जिसको राम रूप में, परशुराम रूप में, कृष्ण रूप में विष्णु जी ने खुद इस्तेमाल करा। फिर आया शंख, बड़ा सा पंचजन्य शंख, आज आरएसएस की मैगजीन का नाम है पंचजन्य। कृष्ण जी ने जब महाभारत का युद्ध का उद्घोष किया था तो पंचजन्य शंख से किया था, तो वो भी समुद्र मंथन से आया था। ये सारी चीज़ें आती गई। अब आपको लगेगा कि भाई मेन आइटम तो अमृत थी, वो खाई। फिर उसके बाद धन्वंतरी लेकर आए। धन्वंतरी कौन है? जो आयुर्वेद के ज्ञाता माने जाते हैं। बल्कि अब मोदी जी ने लोगों में लगा दिया है, जो आयुर्वेद की मिनिस्ट्री है उसके लोगों में धन्वंतरी जी का लोगो लगा दिया। वो कुंभ का कलश लेके आए, और ऐसे कुंभ, मतलब इसका कुंभ नाम और अमृत नाम, अमृत जो उसमें था। अब आपको लगेगा तो हैंस सॉल्व्ड, हैंस प्रूव्ड, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इस समय आप तो शक्तिविहीन है, आप मतलब देवता, और दानव ताकतवर हैं, उन्होंने झपट लिया। आपने उनको कॉप्टी यही झांसा देके किया था, उन्होंने झपट लिया, वो लेके भागे। करेक्ट। विष्णु जी ने फिर आए, विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया और कहा कि भाई उनको थोड़ा लट्टू करा और उनसे ले लिया। देवता ने पीना शुरू करा, देखा ये तो देवता ही नहीं है, तो राहु केतु है। जब तक वो चक्र चलाते तब तक वो अंदर जा चुका था, तब राहु केतु के 2 टुकड़े हो गए। आप सबकी कुंडलियों में घूम रहे हैं वो राहु केतु, देखिए जो वो शब्द ही समुद्र मंथन से आता है। फिर फाइनली वो देवताओं के पास आया, उन्होंने 5 चुकड़ा। लेकिन ये जो कोलाहल मचा ना, ये जो भाग दौड़, इसके पास उसके पास, छीना झपटी, राहु केतु, ये सब जो चल रहा है, इसमें कुछ बूंदें 4 जगह छलक गई। कहाँ छलकी? हरिद्वार में, जो आज के उत्तराखंड में है, प्रयागराज में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आज के उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन जो आज के मध्य प्रदेश में है, और नासिक, त्रंबक भी बोलते हैं, जो आज के महाराष्ट्र में। इन 4 जगह की नदियों में गिरा ये अमृत। तो संगम में गिरा, गंगा जमुना सरस्वती के संगम में गिरा, हरिद्वार में गंगा में गिरा, शिप्रा में उज्जैन में गिरा, और गोदावरी में नासिक में गिरा। इसलिए आपने देखा होगा कि वहाँ पे किसी जगह को विजिट करने की, दर्शन करने की परंपरा नहीं है, डुबकी की परंपरा है, वहाँ पे स्नान करने की परंपरा है। तो ये है पूरी कहानी। वो हाथी देव से जो शुरू हुई, और वो हाथी भी यहाँ बाहर निकल के आ गए, वो ऐरावत भी बाहर निकल के आ गए, जो गर्त में चले गए थे श्राप के बाद। कुंभ में हाथी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हाथी जी को माला ना पहनाए, पता नहीं क्यों, माला पहनाने से क्या हो जाए, या माला पहनाए तो उसकी खुशबू थोड़ी कम हो, उनको जरा। बिजनेस पे मैं वापस आता हूँ। ये केस स्टडी है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए, बिजनेसेस के लिए, कि कितने मैसिव लेवल पे यहाँ पर एक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस जनरेट हो रहा है। तो उसको लेकर योगी जी का क्या विजन है कि कैसे लोग वो भी बने, सक्षम भी बने, और लोग बिल्कुल हम तो कहते भी हैं। देखिए, मतलब ये एक तरह से विष्णु जी कथा से जुड़ा है, विष्णु पुराण में इसका मेंशन है। तो विष्णु जी की कृपा के साथ आपको लक्ष्मी जी की कृपा भी पूरी बह रही है जी। हमने कहा भी कि ये जो 14,000 करोड़ इन्वेस्ट करे हैं, जिसमें से 80% परमानेंट इंस्टॉलेशंस हैं, वो करीब 2 से 3 लाख करोड़ की इकॉनमी जनरेट करेगा। देखिए, अभी एक टीवी इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ जी बता रहे थे कि अयोध्या में, और आप तो अयोध्या से ही हैं रौनक, अयोध्या में पहले केवल 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु आते थे। कब? पहले, मतलब मंदिर बनने से पहले। पिछले साल कितने लोग आए? 16 करोड़, 2 लाख 16 करोड़। BHU की और कई स्टडीज़ हैं कि एक आदमी जब घर से निकलता है और घर के वापस आता है, मतलब डोर टू डोर, वो कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपये तो खर्च करता ही करता है। वो बस में आता है, वो ट्रेन में आता है, वो वहाँ पे धर्मशाला में रहता है, वो खाना खाता है, वो ऑटो टैक्सी लेता है, वो ई-रिक्शा लेता है, वो पुजारी को पैसे देता है, प्रसाद खरीदता है, वो कलावा खरीदता है, मूर्ति खरीदता है। तो आप 3,000 या 5,000 रुपये से इंटू कर दीजिए 16 करोड़, कम से कम 50,000 से 80,000 करोड़ रुपए की इकॉनमी है। तो ये जो 40 करोड़ लोग आएंगे, इसका आप 3,000 4,000 से इंटू कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपकी 2 से 3 लाख करोड़ की इकॉनमी है। वहाँ पे मतलब जो पान बेचता है, जो पानी बेचता है, जो वहाँ पे चाय बेचता है, छोटी टपरी लगा के, वो भी धनवान होके जाता है। तो बड़ी इकॉनमी है। बाद में सारी जो व्यवस्था है, इतने सारे लोग आके चले जाएंगे, तो वहाँ के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में, वहाँ की रोड्स में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक प्रेशर पड़ेगा ना। ठीक है। उसके लिए जो सरकार ने काम किया, वो अद्भुत विजन है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ की ना ये फेमिलियर टर्फ भी है
क्यों टर्फ है फैमिलियर? क्योंकि वो जब 22 साल की उम्र में तब उन्होंने संन्यास ले लिया था। आज वो 53 साल के हैं और वो अपने गुरुजी के साथ कुंभ में आते थे। नाथ परंपरा तो बहुत प्राचीन परंपरा है, उनके लिए तो कुंभ में आना एक मतलब एक जैसे आप किसी कंटेंट क्रिएटर कॉन्क्लेव में जाए, वो तो आपका काम है ना, मतलब वो तो वो जाते ही जाते थे वहाँ पे। वो प्रयाग उनका देखा हुआ था, हर संत से, जैसे अभी कितनी सुंदर बात हुई, परसों वो हर अखाड़े में चलते हुए गए और हर अखाड़े के मठाधीश से जाके मिले, नमस्कार करा, स्वागत करा उनका। करें ये तो आते ही आते। और जो अखाड़ों में जो टेंट लगाए हैं, जो कैंप लगाए हैं, वो उन्होंने अपने धन से लगाए, अपने डोनेशन से लगाए। सरकार ने उनको बस पानी की, जल की, रोड की, आने जाने की व्यवस्था दी है। व्यवस्था सरकार की, टेंट अपने, सबसे मिलने गए। तो उनको पता है कि छोटी से छोटी चीज़ भी गड़बड़ क्या हो सकती है। वहाँ पे क्या होता है, इतने सारे लोग आते हैं, सब लोग तो रहते नहीं है। टॉयलेट की तो 1.5 लाख टॉयलेट हैं, पोटा केबिन के टॉयलेट। उन 1.5 लाख टॉयलेट को मैनेज करने के लिए 12,000 स्वच्छता कर्मी मेला एरिया में हैं। ये मेला एरिया और शहर क्या है मैं बताता हूँ, ये दो क्या हो गए। मेला एरिया में है और करीब 10,000 सफाई कर्मी शहर में, क्योंकि शहर से भी सब लोग होते हुए आते हैं। महिलाओं के कपड़े वस्त्र बदलने के लिए बहुत सारे केबिन बने हुए हैं पूरे मेला एरिया में। क्या सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो टॉयलेट वाला जो पार्ट है वो बहुत ही क्रूशल पार्ट है। स्वच्छता के लिहाज से तो है ही, साथ ही साथ सेवा के लिहाज से बहुत क्रूशल है। मैं बस एक पर्सनल स्टोरी इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ईशा फाउंडेशन और सदगुरु की जो संस्था है उसमें मैं भी एक वॉलंटियर हूँ। हमारे जैसे लाखों वॉलंटियर्स हैं। वहाँ पे टॉयलेट की जो वॉलंटियरिंग है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉलंटियरिंग मानी जाती है। तो कि अगर कोई प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है और उसमें 50, 60, 100 लोग आए, 150 लोग आए, तो उस परिसर का टॉयलेट कैसा है, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा और ये अच्छा भी, मैं किसी के घर भी जाता हूँ ना, तो अगर टॉयलेट यूज़ करा और वो गंदा होता है ना, तो उनका घर कितना भी अच्छा, एक ओपिनियन थोड़ी खराब हो जाती है। मैंने रिटेल में मास्टर्स किया हुआ है, तो उसमें कहा जाता है कि अगर किसी जगह की, किसी पब्लिक प्लेस की, एक आपको लिटमस टेस्ट करना है, कि अगर आपको पता करना है कि ये इसका टेस्ट कैसा, मतलब ये कैसा रिटेल स्टोर है या ये रिटेलर कैसा है या ये ग्रुप कैसा है, आप सबसे पहले उसका टॉयलेट देखिए। इनफैक्ट घर के लिए भी कहा जाता है कि अगर व्यक्ति ने अपने घर का टॉयलेट सबसे अच्छा रखा। सो जब मैं वॉलंटियरिंग करता था, अभी भी जब भी समय मिलता है वॉलंटियरिंग करता हूँ। सो उस प्रोग्राम में मुझे कई बार टॉयलेट क्लीनिंग की वॉलंटियरिंग मिली। क्या बात। तो जहाँ पे ऐसा होता था कि मैंने टॉयलेट साफ़ किया, पूरा चेक किया कि कहाँ पे हार्पिक डालना है, कहाँ पे पानी निकालना है, कहाँ पे टैप चेक करना है कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर जैसे ही जो प्रोग्राम हो रहा है उसका ब्रेक हुआ तो अचानक से 50-60 लोग टॉयलेट यूज़ करने आते हैं। फिर जब वो जाते हैं तो फिर उसको साफ़ किया। तो जब आप ये वॉलंटियरिंग करते हो ना, तो आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें टूटती हैं। सबसे पहले तो ईगो आपका टूटता है, जो आपके घर का टॉयलेट साफ करने से भी रोकता है आपको। Exactly. ये तो वो मेड दीदी करेंगी। करेक्ट। फिर मैं ऐसे किसी एक भैया से मिला तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर का टॉयलेट सिर्फ इस वजह से साफ़ नहीं करता क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, लेकिन अगर मुझे अपने लिए समय है तो टॉयलेट और किचन ये दोनों मैं खुद करना चाहूँगा। अपने लिए 1 कोर्स मील खिचड़ी बनाऊंगा और अपना टॉयलेट खुद साफ़ करूँगा, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें नहीं करता, समय मिलता तो मैं करता हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इंसान की लाइफ में ये बहुत बदलाव लाता है जब कोई वो ऐसी वॉलंटियरिंग करता है। तो ईगो से लेकर के, अहम से लेकर के बहुत सारी चीज़ें जिससे आप एक डिस्टेंस ले लेते हो। ईगो को शैडो की तरह कहा गया है कि आप उससे दूर नहीं हो सकते, बट एट द सेम टाइम कब इसको यूज़ करना है। एक स्वामी जी आए थे, मैंने कहा था कि लोग गुस्सा जब आता है तो अक्सर शिव जी का उदाहरण देते हैं कि वो भी तो गुस्सा, उनको भी तो गुस्सा आता था। तो उन्होंने कहा आता नहीं था, करते थे। मतलब यूज़ योर गुस्सा एज ए टूल, ना कि गुस्सा हो जाओ। एग्जैक्टली। सो अगर आप जा रहे हैं किसी इतने बड़े आयोजन में, तो अगर वहाँ पर आप थोड़ा टाइम निकाल के वॉलंटियरिंग करें, चाहे किचन एरिया में करें, चाहे आप, कई सारे ऐसे पंडाल लगे हैं, हमारे मित्रों ने लगाए हैं जो बड़े उद्योग घरानों के हैं, उन्होंने लगाया कि लोग आकर वहाँ पे सिर्फ सामान रखें अपना, या वहाँ पर आप पुलिस के लिए, ट्रैफिक मैनेज करने के लिए उसके लिए करें, या टॉयलेट में ही वॉलंटियरिंग करें। देखिए लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंज आ सकता है। तो इसलिए सिर्फ वहाँ जाके कंटेंट बनाना और व्लॉग करने से ज़्यादा थोड़ा टाइम इसमें स्पेंड करें, मज़ा आ जाएगा। सो ये एक बस छोटी सी चीज़। तो टॉयलेट आपने कहा 1.5 लाख टॉयलेट है, उन्हें सफाई करने के लिए 10,000 सफाई कर्मी, यहाँ पे 12,000 शहर में। और एक सन्यासी इस लेवल पे सोच सकता है। ये जो 20-25 हज़ार कर्मी हैं और बहुत सारे लेबर हैं, ये परिवारों के साथ आ गए हैं, दोनों आ गए, उनके लिए अच्छा अर्निंग टाइम है इस समय। इनके बच्चे आए होंगे कम से कम, ये अगर 25,000 आए हैं तो इनमें कम से 2-3 हज़ार बच्चे होंगे। बिल्कुल। इनके बच्चों के लिए टेम्परेरी स्कूल खोले हैं योगी जी ने वहाँ पे, उन्हीं शेड्स में। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब एक तरह से वो प्ले एरिया नहीं होता था ऐसा, ये कभी कोई सोचा ही नहीं किसी ने। प्ले एरिया भी हो गया और एक तरह का जैसे बेबी केयर भी हो गया, किड्स केयर भी हो गया, उसमें बड़े छोटे बच्चे सब हैं और उसमें साथ अध्यापक, अध्यापिका, फैसिलिटेटर लगा के इस लेवल तक की प्लानिंग हुई है। तो अद्भुत है। शाही स्नान का नाम बदलकर अब अमृत स्नान कर दिया गया। अमृत स्नान, ये नाम बदलने वाला
जो चीज़ है ये पीछे नहीं छोड़ रहा। ये देखिए, नाम बदलने वाले नहीं हैं, ये अधिकतर नाम गोइंग बैक टू द ओरिजिनल नेम्स है ना, जो शहरों के नाम भी आंसर बदले तो गए। मुझे भी पता था, मैं आपसे सुनना चाह रहा था। रिक्लेम कर रहे हो, रिक्लेम You're not changing, you're reclaiming. नहीं, चेंज भी करें। जैसे बहुत सारे नाम में बाबा अम्बेडकर के नाम पे, संत कबीर के नाम पे, मायावती जी ने नाम चेंज करे बहुत सारे, है ना, वो नाम चेंज भी हुए, वो तो एग्जिस्टिंग जिले थे। लेकिन ये तो एक तरह से पुराने नाम है ना। आज भी जो प्रयाग जाने वाली सबसे पुरानी ट्रेन है उसका नाम प्रयागराज एक्सप्रेस है। वो तो इलाहाबाद जब नाम था तब भी उसका नाम प्रयागराज एक्सप्रेस था। उसको मुगल उसको नहीं बदल पाया। उसको नहीं बदल पाया। उसको कभी आप इलाहाबाद कुंभ बोलते नहीं थे, उसको प्रयाग कुंभ भी बोलते थे। और अकबर के समय ये इलाहाबाद नाम हो, अल्लाहबास नाम था, फिर उसको अल्लाहबास से अल्लाहाबाद हो गया। प्रयाग में उन्होंने कहा कि इतनी महिमा है, तो उनका जो दीन इलाही बोल के जो उन्होंने एक तरह का रिलीजन या एक कम्युनिटी बनाई, उसका सबसे ज़्यादा काम उन्होंने प्रयाग में करा। उसका नाम, अकबर का फोर्ट भी है वहाँ पे इस समय, और योगी जी ने तो उस पर भी लाइटें वाइटें लगवा दी हैं, वो उसको भी देखो तुम, है ना, जाके। तो ये जो नाम है, इसमें दो नाम खासकर पेशवाई और शाही स्नान, मुझे भी बोलता था हर पॉडकास्ट में, कहीं भी जाता हड़ते से थे यार। मतलब बात कर रहे हैं हम अखाड़ों की, जो बिल्कुल सनातन की परंपरा के टॉप पे, नाम उनके पेशवाई और नाम उनके शाही स्नान। तो पेशवाई का नाम हो गया, पेशवाई होती क्या, बेसिकली एक बड़ा गृह प्रवेश है, जो उनकी छावनियाँ बनी हैं, जो उनके टेंट बने हैं, उस पर वो पूरे ढोल नगाड़ों के साथ, त्रिशूलों के साथ, रथ पे बैठ के, हाथियों पे बैठ के, घोड़ों पे बैठ के, उनके महामंडलेश्वर, उनके श्री महंत, उनके नागा साधु एक तरह से मतलब ऐलान करते हैं कि मैं प्रयाग में आ चुका हूँ, ये हमारी छावनी है और इसमें मैं आ चुका हूँ। तो उसको कहते हैं शाही, उसको कहते हैं पेशवाई। अब उसका नाम हो गया है छावनी प्रस्थान, कि आप छावनी में अपनी घुस गए। और बाकी जो 6 शाही स्नान है, उसमें जितने भी साधु हैं, वो उनका टर्न बना होता है कि जूना अखाड़ा को सबसे पहले टर्न मिलेगा, उसके बाद इस अखाड़े को मिलेगा, उस अखाड़े को मिलेगा। मतलब आप ना दंग रह जाएंगे कि हम लोग अपनी 2-3 लेयर में, है ना, टोपी टापी पहन के, पहले तो अगर आप उठ गए 3:45 4 बजे वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, वो बाबा भागते हुए आते हैं सारे, केवल लंगोट पहन के, यहाँ भभूत होती है, कोई उनको गूज़बम्प भी नहीं होता ठंड का, और भागते हैं वो हर हर महादेव करते हुए, वो नदी में कूद जाते हैं। जो आप चित्र देखते हैं ना अमेजिंग, उनकी जटाओं में पानी आ रहा है, उसको कहते हैं शाही स्नान। तो अब उसका नाम अमृत स्नान हो गया। तो वो पुराने नाम थे, पुराने आपको वर्णन आते हैं अमृत स्नान के, छावनी प्रवेश के। वो नाम मुगल काल में बदल गए थे, वो नाम योगी जी ने पुराने नाम ले आए। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया और फैज़ाबाद का नाम अयोध्या हो गया। कोई ऐसी कहानी मिलती है जब कोई इस्लामिक इन्वेडर या कोई और इन्वेडर आया हो और उसने कुंभ का ये जो आयोजन है, महाकुंभ का जो आयोजन है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब भी बहुत सारे लोग दिखते हैं ना, जो बाहर की संस्कृतियाँ उनके लिए बड़ा अजीब है ना, इतने सारे लोग श्रद्धा से बिना किसी डेट कैलेंडर पता हुए चले आ रहे हैं, क्या व्हाट इज़ पुलिंग देम, उनके लिए तो अजीब है। तो मुगलों से लेकर अंग्रेज़ों तक, अंग्रेज़ ज़्यादा मेटिकुलस थे इन सब में। अंग्रेज़ों को हर चीज़ में पैसा दिखता था, वो कहते कलेक्टर। जैसे हमारे यहाँ जो डीएम है उसको डीसी भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर मतलब जो टैक्स कलेक्ट करे। ठीक है। तो सबसे पहले लगाया गया पिलग्रिमेज टैक्स, श्रद्धालुओं को टैक्स, जितनी भी दुकानें लगा उसको हैवी टैक्स लगाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों के समय में। और जो प्रयागवाल्स हैं, प्रयागवाल्स मतलब प्रयाग के जो पंडित हैं, जो वहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने पूरा एक रिवोल्ट करा उसके अगेंस्ट में, तब वो टैक्स बंद हुआ। मतलब 1-2 कुंभ खराब हो गए बल्कि उसके चक्कर में, मतलब कम श्रद्धालु आने पड़े। फिर वहाँ आपको ऐसे उदाहरण आते हैं मेरे ख्याल से 1814 के आसपास, जहाँ पे बड़ी संख्या में मिशनरी आए, वो बाइबल बांटते हुए और अपना क्रिश्चियन कन्वर्जन करते हुए। उनके लिए इतने सारे श्रद्धालु हैं, चलो इनको कुछ नहीं तो कन्वर्ट ही करो इनको। तो प्रयागवाल्स और क्रिश्चियन मिशनरीज के बीच में बड़े झगड़ों के विवरण आते हैं कि इन्होंने चर्च तोड़ दी, इन्होंने इसको मार दिया। जब जिसकी ताकत बढ़ी उसने एक दूसरे को प्रेशराइज करा। तो ये उदाहरण आते हैं बहुत सारे। गोले तोप मारे गए कर्नल नील द्वारा प्रयाग के परमानेंट इंस्टॉलेशंस में। तो वो आए, मतलब एक चिड़ की इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं। लेकिन जो प्रो भारतीय लोग हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छे से इस्तेमाल करा। कैसे? जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन मतलब फ्रीडम फाइट जो थी हमारी, उसकी बड़ी बड़ी बैठकें, बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़े बड़े प्लान, चाहे गर्म दल के हों चाहे नरम दल के हों, मतलब जो गांधी अम्बेडकर वाले भी हैं और बोस भगत सिंह वाले, वो प्लान सारे, बहुत सारे प्लान अलग अलग कुंभों में, केवल प्रयाग नहीं, मैं आपको सारे कुंभों की बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे आपको बताता हूँ 1906 में जब हमने BHU बनाने की बात आई मदन मोहन मालवीय के अंडर में, तो वो उसका डिक्लेरेशन और पूरी प्लानिंग प्रयाग कुंभ में हुई। 1964 विश्व हिंदू परिषद, उसका बनने की पूरी बात, पूरी प्रक्रिया, पूरा ऐलान हरिद्वार कुंभ में हुआ। और दूर क्या जाएं, जो राम मंदिर का आंदोलन है वो पूरा ऑलमोस्ट उसका हॉटबेड ही कुंभ था। अलग अलग कुंभों में उसकी प्लानिंग होती थी। देवरा भाभा का प्रयाग का भाषण आज भी लोग याद है, अशोक सिंघल का भाषण, उसमें योगी जी के गुरु का भाषण, अवैधनाथ का भाषण राम मंदिर के लिए। और आज कितनी मज़े की बात है कि ये जो कुंभ हो रहा है, ये पहला कुंभ है जो वो राम मंदिर के बनने के बाद हुआ है, जिसकी प्लानिंग इसी कुंभ से हुई थी। मतलब यहाँ से प्लान शुरू करो और यहीं पे ख़त्म करो। तो ये भी एक साइकिल है
जो बड़े बड़े आंदोलन, जो भारत की चेतना में, जिसने भारत की कॉन्शियसनेस में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है, चाहे VHP हो, चाहे BHU हो, फ्रीडम मूवमेंट हो, राम मंदिर मूवमेंट हो, उसकी जर्नी, उसका रॉकबेट भी कुंभ रहा है, अलग अलग कुंभ रहे हैं। अक्सर लोग बॉलीवुड को कोसते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे कुंभ को बदनाम किया है, कि यहाँ लोग बिछड़ जाते हैं, यहाँ पे छेड़ाछाड़ी होती है, यहाँ पे नेगेटिव चीज़ है। तो उसका एक कुंभ में बिछड़ते हैं लोग कितना, और इस वक्त तो टेक का इस्तेमाल आई थिंक योगी जी ने बहुत मैसिव लेवल स्केल पे किया है। तो क्या होता है इस नैरेटिव से, आप बिलीव करते हैं कितना? देखिए 2-3 नैरेटिव रौनक भाई कुंभ के अराउंड है ना। पहला नैरेटिव आपने कहा कि कुंभ अव्यवस्था, भीड़, बच्चे खो जाते हैं, मतलब ये डायलॉग कि कुंभ के मेले में 2 भाई खो गए थे, मतलब ये मेरे ख्याल से हर चौथी पिक्चर में डायलॉग होता था, है ना। दूसरा, उसमें नंग धड़ंग साधु आते हैं, उसमें साधु सुल्फा पीते हैं, उसमें ये सारा पैसा खर्च ही क्यों हो रहा है, हिंदू प्रथा पे हम क्यों खर्च कर रहे हैं ना, मतलब कोई और खर्च करे। तो ये 4-5 नैरेटिव है। पहला जो है, देखिए जो मेले में खो जाने वाला, देखिए किसी भी जगह भीड़ होगी, चाहे वो दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में भीड़ होगी, तो भीड़ के साथ जो दिक्कतें हैं वो भीड़ के साथ दिक्कतें हैं, भीड़ में जो होता है वो वहाँ पे भी होता है। जब आप किसी भी भीड़ में जाते हैं लोग खोते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रिकग्निशन सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, बिल्कुल, मतलब फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर लगे हैं कि आप फोटो दोगे वो आपको ढूंढ के बता देगा ये बच्चा कहाँ पे। इस लेवल की प्लानिंग हो, मतलब जो बड़ी से बड़ी टेक कंपनियां, उनके साथ पार्टनरशिप है। जो नदी ने बैंक छोड़ा है पिछले 4 महीने पहले, वहाँ पे भी गूगल मैप चल रहा है। पिछले कुंभों में वहाँ पे नदी दिखाता था, वहाँ पे अंडर वाटर ड्रोन, ऊपर ड्रोन। 10 जनवरी के बाद से कोई आप प्राइवेट ड्रोन नहीं बिना परमिशन के चला सकते हैं वहाँ पे। और 50,000 पुलिसकर्मी हैं, जितने कैमरा है उसकी फीड, मतलब ऑलमोस्ट हर स्क्वायर फीट को कोई देख रहा है। कोई किसी कंट्रोल रूम में बैठ के मैसिव कंट्रोल रूम्स बना रखे हैं वहाँ पे, हर स्क्वायर फीट को कोई देख रहा है, क्राउड को डाइवर्ट कर रहा है, मेक श्योर कर रहा है जहाँ पे भी। और क्राउड को फिजिकली नहीं देख रहा है, वो हेड काउंट हो जाता है ड्रोन से, वो ड्रोन से देख रहा है, कैमरों से हेड काउंट कर रहा है, देख रहा है जहाँ पे भी भीड़ एक प्रपोज नंबर से ज़्यादा होती है, वो रेड फ्लैग आ जाता है, वहाँ पे कमांड जाता है, वो भीड़ को डाइवर्ट कर देता है, अलग किसी रास्ते में डाइवर्ट कर देता है। तो वो जो था, पहले खोते भी होंगे, वो 2017 के बाद तो ये जो जोगी बाबा का कुंभ है, ये वो आज़म खान वाला कुंभ नहीं है। आज़म खान के कुंभ से योगी आदित्यनाथ के कुंभ में बड़ा परिवर्तन है। ये जो बुक है आपके सामने, रिसेंटली आपने ये योगी जी को भेंट दी, मास्टर क्लास विद योगी आदित्यनाथ ऑन कुंभ। तो क्या है इसमें बुक में? देखिए, मैंने करीब 1 साल पहले जब बात होनी शुरू हो गई कि कुंभ होगा, तो मैंने कहा भाई देखिए, एक शहरी आदमी को वो सब जो बॉलीवुड ने सिखाया है, जो हमने देखा है, वही कुंभ के बारे में पता है। कुंभ इतनी प्राचीन विधा है और योगी जी ने उतना सुंदर कर दिया है, तो बहुत सारे लोग, 40 करोड़ लोग कुंभ आएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे। राइट। बच्चे नहीं आ पाएंगे, जो इंस्टाग्राम पॉपुलेशन है, जेनजी नहीं आ पाएगा। उसको कैसे बताऊँ मैं इंग्लिश में, भाषा में जो उसके लिए फेमिलियर है, या ऐसे कई भाषा में इसका ट्रांसलेशन भी आ रहा है, उसको कैसे कुंभ बताऊँ। योगी जी ने कुछ जगह जाके सेशन भी लिए, वहाँ से मुझे आइडिया आया कि योगी जी सेशन ले रहे हैं और बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस पूरी किताब में बच्चे योगी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कुंभ क्या है। FAQs हैं, FAQs हैं, कुंभ क्या है, एक कहानी के फॉर्म में बच्चे उसमें काउंटर, जैसे कुछ में बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा, उन्होंने बताया कुंभ क्या होता है, एक घड़ा होता है, तो बच्चे कह रहे हैं अच्छा, तो कुंभ के मेले में घड़े मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि कैसी क्या परंपरा है, कैसे जो मैंने आपको पौराणिक स्टोरी बताई, कैसे व्यवस्थाएं हैं, क्या अखाड़े हैं, कैसे गृहस्थ आते हैं, कैसे कल्पवास होता है, उसके क्या व्रत हैं, कैसे आप कुंभ आएँ, आपको कुंभ की वेबसाइट क्या है, उसका चैट बोर्ड क्या है, नई व्यवस्थाएं क्या हैं। तो योगी जी उसको पूरा एक तरह से लेके जा रहे हैं कुंभ में। फिर एंड में मैंने क्या करा है, कुंभ के ऊपर क्विज, कुंभ के ऊपर क्रॉसवर्ड पजल, कुंभ के ऊपर वर्ड सर्च पजल, कुंभ के ऊपर फाइंड द डिफरेंसेस, कुंभ के ऊपर, मतलब बच्चा जब इस किताब को 2-3 घंटा बिता के निकले तो वो पूरा कुंभ में हो जाए, तो उसका घर में ही वो थोड़ा करने लगे, यार कुंभ लेके चलो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑनलाइन आ चुकी है वो, ऑनलाइन आ चुकी है, और लकीली जैसे ही लॉन्च हुई है, मूवर्स एंड शेकर्स में नंबर 1 पे आ गई। मूवर्स एंड शेकर मतलब जो एकदम से किताब आती है और रैंक कर जाती है। तो अमेज़ॉन इंडिया में कम से कम कई लाख किताबें होती हैं, ये टॉप 100 में रैंक कर रही है। ये मतलब मैं ऐसे मेरे लिखने की महिमा नहीं, ये महाकुंभ की महिमा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस बुक का, प्लीज़ अगर आप गिफ्ट कर सकें अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों के लिए, अगर आप मेरे ख्याल से हाँ, कुंभ के 2 महीनों में ये 200-250 रुपये का गिफ्ट, इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती मेरे ख्याल से। हो सकता है इसको पढ़ने के बाद बच्चा थोड़ा और क्यूरियस हो, फैमिली में और क्यूरियोसिटी आए, तो वो जानने के लिए आप प्लीज़ कुंभ की तरफ प्रस्थान ज़रूर करें। कौन है जिनको कुंभ में नहीं आना चाहिए? कौन है जिसको कुंभ में नहीं आना चाहिए? एकदम से मन था बोलने का अखिलेश यादव, लेकिन उनको भी आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। देखो मन था, बायस्ड हो आप ना थोड़ा, मैंने बोला ना उनको भी आना चाहिए। हो ना, बायस्ड हो ना। अरे बायस क्या, देखिए उनके एक्शनों से बायस्ड हूँ ना मैं। आपको एक अयोध्या की एक बात बताऊँ, उससे यहाँ पे आऊँगा। मैं अयोध्या में जब कमेंट्री कर रहा था, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मैं NDTV के साथ कमेंट्री कर रहा था। मैं घाट पे था, सरयू घाट पे था, राम की पैरी पे था, और ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ा। जैसे ही वहाँ बड़े बड़े स्क्रीन लगे थे, उसमें जैसे रामलला की, बिल्कुल आपकी सबकी आंखें नम हो गई वहाँ पे सेट पे, और एकदम से देखा कि कड़कड़ आवाज़ आ रही है, आपके ऊपर फूल गिर रहे हैं, बहुत सारे फूल नदी पे गिर गए,
पूरा लाल हो गया मेरे सामने का, बट मुझे एकदम से ना कॉन्ट्रास्ट आया, यार सरयू लाल पहले भी हुई थी, सरयू लाल पहले राम भक्तों के खून से हुई थी, अब राम भक्तों पे फेंके हुए फूल से हुई है। तो फ़र्क पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ बस दो पॉलिटिशियन हैं, मतलब इट्स 180 डिग्री डिफरेंट पॉलिटिक्स। तो जहाँ आपने कहा किसको आना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं आना चाहिए, हर व्यक्ति कुंभ में आए और पूरे भारत को देखे। वहाँ पे आप जब देखेंगे वो जो 13 अखाड़े हैं वो हर जगह साथ, उसमें 3 सिख अखाड़े हैं, मतलब पन्नू वहाँ से धमकी दे रहा है, यहाँ पे सिख अखाड़े आ रहे हैं, उनकी पेशवाई हुई परसों कल। तो वो छोटा उदासीन अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, बड़ा पंचायती अखाड़ा, वो सारे उदासीन अखाड़े हैं, मतलब सिख अखाड़े हैं। तो उन अखाड़ों को देखिए, सबके पास जाइए, सबके पास सेल्फी लीजिए, वहाँ के साधुओं से बात करिए, सीखिए, साधुओं की सेवा करिए। मैं एक इवेंट कर रहा हूँ, मैंने गेस्ट को बुलाया, उसकी पता डिमांड क्या थी, साई दीपक ने क्या कहा कि वहाँ पे मैं अन्नदान कर सकता हूँ क्या, वहाँ पे मैं अपना सेशन लेने के बाद मैं सब तो स्नान तो सब करेंगे, अश्विन सांगी जी को बुला रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भाई मेरे स्नान की व्यवस्था कर देना। मतलब कोई वहाँ पे टूरिस्ट की तरह नहीं आ रहा कि आके मैं अपना सेशन लेके चला जाऊँगा, मतलब एक साई दीपक को वहाँ पे अन्नदान करना है, साधुओं की सेवा करनी है। अश्विन सांगी जी को वहाँ पे कि संगम पे मुझे बिल्कुल सही स्नान पर डुबकी लगानी है। तो मेरे ख्याल से सबके लिए है, बस आप आने का मन बनाइए। आने के बारे में बता दूं, आने में क्या क्या कुंभ तक कैसे पहुंचना है, कुंभ तक कैसे पहुंचे। भाई आपके पास साधन है, आपने फ्री वाला बता दिया, आपके पास साधन है। आप अपने शहर से प्रयाग की फ्लाइट लीजिए, प्रयाग में एयरपोर्ट है, काफ़ी डेवलप्ड एयरपोर्ट है, ठीक है। प्रयाग की फ्लाइट लीजिए, जितनी भी ट्रैवल वेबसाइट्स हैं सब में प्रयाग की फ्लाइट है। प्रयाग की फ्लाइट में 2 प्रॉब्लम आ सकती है, तो महंगी बहुत हो गई प्रयाग की फ्लाइट, क्योंकि बहुत छोटा एयरपोर्ट है, बहुत सारा रश है। आसपास 4 बड़े एयरपोर्ट हैं। इस पे भी योगी जी को बोले ना, आपके तो स्पीड डायल पे होंगे। ऐसे मत बोलिए, कभी कभी भेंट हो जाती है। उनको बोलिए यार एक सर्ज प्राइस का भी एक लिमिट होता है, मतलब ऐसा थोड़ी आप 25,000 की फ्लाइट कर दोगे। लेकिन ऐसा है ना, देखिए मतलब मार्केट इकोनॉमी है, इसमें मार्केट इकोनॉमी में मेरे ख्याल से इसमें भी कुछ तो एक स्लैब होना। हाँ, मेरे ख्याल से कहने वाली बात है, ठीक कह रहे हैं। इस समय मैं बोल रहा हूँ आप 10,000 रख लो, आप ये कुछ तो एक लिमिट बनाओ। ठीक कह रहे हैं, मैं ये बात पहुंचाता हूँ, मैं आज ही मैसेज करता हूँ। क्योंकि वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उस हिसाब से वो प्राइसिंग उनकी डायनामिक हो जाती है। लेकिन हाँ, उस डायनामिक ट्रेन में भी कई ट्रेनों में भी है, लेकिन उसकी एक रेंज रख लेना 20-25 हज़ार। हाँ, तो अगर आपको प्रयाग 20-25 हज़ार नहीं रखना है, नहीं रखना है, उस लिमिट तक पहुँच गई। हाँ, तो अगर आपको प्रयाग में आने में दिक्कत हो रही है तो 4 एयरपोर्ट पास में है ना। सबसे पास है काशी का एयरपोर्ट, और काशी का एयरपोर्ट क्योंकि बड़ा एयरपोर्ट है तो हर जगह से फ्लाइट है, मतलब आप हैदराबाद से, चेन्नई से, बैंगलोर से, कोयम्बटूर, सब जगह से काशी की डायरेक्ट फ्लाइट है। वहाँ से मात्र 2.5 घंटे का रास्ता है रोड से, पहली बात। अयोध्या आ जाए आपका शहर, 4 घंटे का रास्ता है। लखनऊ आ जाए, कैपिटल है यूपी की, बहुत सारी फ्लाइटें हैं, बड़ा एयरपोर्ट है, टर्मिनल बड़ा हो गया, सुंदर एयरपोर्ट है, 4-4.5 घंटे। थोड़ा दूर दिल्ली है, दिल्ली से भी 8 घंटे। दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, वंदे भारत से लेकर प्रयागराज एक्सप्रेस तक बहुत सारी ट्रेनें हैं। तो पहले तो आप आ जाए, रोड से आ जाइए। आप आसपास अगर कहीं रहते हैं, इनमें से किसी भी शहर में चले गए, ईस्टर्न यूपी में पड़ता है प्रयाग, तो पहले तो आप पहुंच गए, ठीक है, पहुंच गए। अब आपको रहना है वहाँ पे। रहने के 4-5 तरीके हैं। आपके दोस्त रहते हो तो उनका दामन थाम लीजिए, कोई पुराना दोस्त हो उससे दोस्ती बढ़ाइए। होम स्टेज हैं, एयरबीएनबी में अवेलेबल है। फिर शहर के होटलों में रह सकते हैं। शहर मतलब प्रयाग शहर और कुंभ मेला सिटी, ये 2 अलग शहर हैं। आपको एक मजे की बात बताऊँ, एक तरह से यूपी में 75 जिले, 75 डिस्ट्रिक्ट्स, कुंभ के समय 76 जिले हो जाते हैं। इसका अलग से डीएम, इसका अलग से एसपी होता है। ये पूरी कुंभ मेला सिटी है। कुछ सोचिए ना, इसमें 20-30 लाख लोग हैं, इसमें 50 करोड़ आ रहे हैं, इसमें 50 करोड़ आ रहे हैं। एट अ टाइम 50 लाख से 1 करोड़ लोग रह रहे होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन तो उस दिन 5 करोड़ लोग होते हैं। तो ये तो बड़ा शहर हो गया, मतलब ये बिग डैडी बन जाता है उस शहर के लिए, जो होस्ट शहर है उसके लिए। तो एयरबीएनबी में या शहर के होटलों में रह लें। शहर के होटलों में रहने में हल्की सी दिक्कत है कि आपको शहर से प्रयाग तक आना पड़ेगा, मतलब कुंभ मेला तक आना पड़ेगा, जो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का रास्ता है ट्रैफिक के हिसाब से। फिर जो सबसे मज़ेदार रहना है, जो मेरा रिकमेंडेड है, वो आप वहीं के टेंट्स में रहिए। कम से कम 10 से 12 रिकमेंडेड टेंट्स हैं। kumbh.gov.in में जाइए, उसमें स्टे सेक्शन में जाइए, उसमें चैट बॉट है, वहाँ से जाइए, मेन वेबसाइट जाइए। गवर्नमेंट ने अपना यूपी टूरिज्म का टेंट्स है वो भर चुके हो, तो कम से कम 15 अलग अलग जो टेंट कंपनी जिन्होंने टेंट इंस्टॉलेशंस किए हैं, वो रिकमेंडेड, जो गवर्नमेंट वेरीफाइड है, गवर्नमेंट लैंड पे, जिसमें पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था अच्छे से हो रखी है, उनमें जो भी आपका रेट है उसमें 2,000 रुपये की डॉर्मेंट्री भी है और 40,000 रुपये पर डे की लग्जरी कॉटेज भी है, जिसमें 3 टाइम का खाना, आपके दर्शन, हीटर, गर्म पानी सब है। तो आप बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है वो जो लग्जरी टेंट है ना, उस पर मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा बजट निकाल के उसको एक्सपीरियंस करना बनता है। उसमें 40,000 वाले में 40,000 तो मतलब 10-12,000 का तो होटल ही आता है ना आजकल। हाँ, नहीं सही बात। मतलब आप अपना अगर परिवार का 50,000 का बजट बना लेंगे, 60,000 का, तो मतलब एक हॉलीडे भी है, रिलीजियस, आपको आनंद आएगा बिल्कुल। मतलब आपको एंटरटेनमेंट आएगा, केवल एक धार्मिक भावना नहीं, आपको सच में बहुत आनंद आएगा। अब तीसरी चीज़ खाना, तो एक तो आप अगर इसमें रहते हैं तो खाना मिलेगा, लेकिन कुंभ में आप भूखे जा ही नहीं सकते। मतलब हर पंडाल में, हर छावनी में कुछ ना कुछ भोजन व्यवस्थित हो रहा है। बाकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें एक्सपीरियंसेस के भी पैकेजेस हैं। अखाड़ा वॉक,
नागा साधु वॉक, टेम्पल वॉक, दर्शन, है ना। तो इसमें गाइड होंगे जो लेके इसमें गाइड होंगे जो लोकली लड़के हैं, जो प्रयागराज के लड़के हैं, कोई हिस्ट्री में ऑनर्स कर रहा है, वहाँ पे हिस्ट्री में रिसर्च कर रहा है, अच्छा, आपको बातें भी बताएगा। हाँ, वो लड़के लग गए। और कितना है, 1,000 2,000 3,000 गाइड के पैसे ले रहे हैं। तो मतलब देखिए, हज़ारों सालों पहले रौनक, जब कोई व्यवस्था नहीं थी, जब कोई जोगी बाबा नहीं थे, जब कोई मोदी जी नहीं थे, लोग तो आते थे ना। सही बात है, मतलब आप कांटे भी बिछा दें तो जो श्रद्धालु है वो तो आएगा ही आएगा। सही बात है। तो आज मतलब फ्लाइट है, ट्रेन है, तरह तरह की फ्लाइट है, टेंट है, होटल है, व्यवस्था है, साउंड एंड लाइट शो चल रहा है, वहाँ डिजिटल स्क्रीन चल रही है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है पूरी। उसके बाद आप नहीं आएंगे तो चीटिंग होगी, तो आना ही पड़ेगा। तो अगर आपने ये पॉडकास्ट सुना है तो आपको आना पड़ेगा। आपका एक इवेंट भी हो रहा है वहाँ February 1st वीक। हम लोग 4 से 7 मतलब 5 और 6 को एक कल्चर कुंभ करके एक लिटरेचर फेस्टिवल, Open to all है, मतलब सब ओपन टू ऑल है, ओपन परमार्थ निकेतन सेक्टर 25 अरेल घाट पर है। तो कोई भी उसमें आ सकता है। उसमें साई दीपक, शेफाली वैद्य, अश्विन सांगी, विष्णु जैन, बहुत बड़े बड़े ऑथर्स, थिंकर्स, कमेंटेटर्स आ रहे हैं। मैं खुद भी रहूँगा आपको भी आमंत्रण है। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स रहेंगे। बेसिकली आइडिया है कि कुंभ को बच्चे खो जाते हैं, नागा साधु, मतलब सॉरी, वो कपड़े विहीन साधु, सुल्फा साधु, जो कुंभ सही है वो दिखाया जाए, भारत की परंपरा को दिखाया जाए, भारत की परंपरा पे बात हो। और इतने सारे लोगों को कुंभ में स्नान कराने का पुण्य भी मैं लूँगा। मेरी माताजी कहती हैं कि तीर्थ स्थान जाने से पुण्य मिलता है, तीर्थ स्थान ले जाने से डबल पुण्य मिलता है। तो मैंने कहा डबल वाला खिला। वो मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा होता है कि अगर इन्होंने खरीदा तो इनका इतना आपको मिलेगा। हाँ। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कितनी है। प्यारी बात है ना, ये बात ही कितनी प्यारी है ये कि वो भी गया तो भी उसका पुण्य मुझे मिलेगा। तो लूटो लूटो भाई। सो मेरे का, लेकिन अपनी पूरी पॉडकास्ट की टीम को लेके भले ही एक दिन के लिए आइए, आई नो आपके साथ बहुत सारा काम है, लेकिन आइए जरूर। नहीं, ज़रूर। और इनफैक्ट हम लोग वहाँ कुछ स्पेशल करने वाले हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो भी हम लोग को जल्दी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अखाड़ों की अगर मैं बात करूँ बहुत सुंदर। तो उस पर आप ज़रा कुछ बताइए। 4 या 5 तरह के लोग आते हैं कुंभ में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर जो 40-50 करोड़ लोग हैं, इसको मुझे क्लासिफाई करना है, तो एक तो आते हैं साधु। 2 कैटेगरी है, साधु और गृहस्थ। ये 2 कैटेगरी हो गई जी। साधु में भी 2 तरह की कैटेगरी हैं। एक है जो अखाड़े के साधु हैं, जो 13 अखाड़े हैं, जैसे बाबा रामदेव हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, जग्गी वासुदेव। वो किसी अखाड़े के साधु नहीं है, वो मान्यता प्राप्त साधु हैं, उनके अपने विश्वास परंपरा है। तो अखाड़ों के साधु हो गए। वो 13 अखाड़े हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनकी पेशवाई निकलती है, या फिर छावनी प्रवेश जैसे आप कहें, या जो शाही स्नान उस तरह से करते हैं जो जैसे हम देखते हैं। पहले हैं शैव अखाड़े, जो शिव की परंपरा को मानते हैं। दूसरे हैं वैष्णव अखाड़े, जो विष्णु की परंपरा को मानते हैं, भगवान विष्णु की परंपरा को मानते हैं। तीसरे उदासीन अखाड़े हैं, जो सिख अखाड़े हैं। नाम इनके बड़े सुंदर नाम है सबके। पहले मैं शिव अखाड़ों के नाम बताऊंगा। महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, आवाहन, अग्नि, ये 7 हो गए शैव अखाड़े। 3 वैष्णव अखाड़े, निर्वाणी, दिगंबर, निर्मोही, ये सारे आपके अयोध्या से रिलेटेड भी हैं। आपने सब नाम सुने होंगे अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या वैष्णव परंपरा का तीर्थ है। फिर आगे बड़ा पंचायती उदासीन, छोटा पंचायती उदासीन और निर्मल, ये सारे सिख अखाड़े। ये हो गए 13। ठीक है। तो ये 13 अखाड़े तो सबसे इंपॉर्टेंट अखाड़े। ठीक है। ठीक है। फिर और बहुत सारे साधु आते हैं। मान लिया चिन्मय मिशन के साधु आएंगे, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान के साधु आएंगे, हमारे तो बड़े सारे सेक्टर हैं, बड़े सारे मठ मंदिर हैं, तिरुपति के आएंगे, जितने मंदिर हैं उनके लोग आएंगे। एक हमारे कुलकर्णी जी हैं, वो टेम्पल कनेक्ट कार्यक्रम करते हैं, उसमें वो सारे टेम्पल वालों को बुलाते हैं। जितने भी बड़े बड़े टेम्पल हैं उनके भी ट्रस्टी हैं, उनके भी CEOs हैं, उनके लोगों को बुलाएंगे। और कम से कम 10,000 कैंप्स लगेंगे। मतलब जूना अखाड़ा मतलब एक कैंप, परमार्थ निकेतन मतलब एक कैंप, ऐसे करके 10,000 कैंप लगेंगे। बल्कि मैंने कल सुना बड़ी सुंदर बात कि कुछ लोग ऐसा कैंप लगा रहे हैं कि वो नेत्र चिकित्सा का रिकॉर्ड बनाएंगे वहाँ पे। वो 5 लाख आई सर्जरीज करेंगे वहाँ। तो स्वयंसेवी संस्थाएं आएंगी, जो जैसे आपने देखा होगा जयपुर की संस्थाएं हैं, जयपुर फुट, तो जो विकलांगों के लिए काम करती हैं, वो संस्थाएं आएंगी और वहाँ पे उनके बड़ा बड़ा कैचमेंट एरिया है ना, तो इस तरह की संस्थाएं भी पहुँचेंगी वहाँ पे। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई साधु संत, जो अखाड़ों के साधु संत हैं, जो नॉन अखाड़ों के साधु संत हैं, और स्वयंसेवी संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं, जो NGOs हैं। लोगों में 2 तरह के लोग हैं, 2-3 तरह के लोग हैं। एक तो बिल्कुल जो क्यूरियोसिटी में आए ना, जेनजी भाई फोटो वोटो खींचने, कंटेंट बनाने, वो ठीक है। दूसरा है जो बिल्कुल श्रद्धालु है, जिसको पता है कुंभ के बारे में, वहाँ डुबकी लेता है, 2-3 बार स्नान करता है, पूजा पाठ करता है और जाता है वापस। तीसरा है कल्पवासी, इसकी हमने बात करी, जो 45 दिन वहाँ पर रहता है और एक तरह का एक तपस्वी का जीवन जीता है 45 दिन। तो ये 5-6 तरह के लोग हैं जिसमें 40 करोड़ लोग बटे हैं। बल्कि मैं पता कैसे सोचता हूँ कि जब ये 40 करोड़ लोग वापस जाएंगे, ये 40 करोड़ लोग कौन है? जो उस पुण्य धरा से, उस एक्टिविटी को, पूरे भारत को अपने अंदर समाहित करके आए। ये अपने परिवारों में वापस जाएंगे, ये अपने मोहल्लों में, अपने समाज में वापस जाएंगे।
मुझे लगता है ये नेशनल रिचार्ज है भारत का। मतलब ये पूरी ये डिवाइन कॉन्शियसनेस लेके अपने अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में पहुंचेंगे जब ये 40 करोड़ लोग, खासकर वो 20 लाख कल्पवासी जो बिल्कुल 45 दिन बिल्कुल पवित्र होके आए हैं, ये जब वापस जाएंगे तो मेरे ख्याल से हर 2-3 साल में जो 4 जगहों में से कहीं ना कहीं कुंभ होता रहता है। ये मेरे ख्याल से भारत की एक नेशनल रिचार्ज मिशन है ये बात। कितनी मुझे इस तरह से जब सोचा मैंने, मुझे और आनंद आने लगा कुंभ को सोच के। इसलिए अगर आप वहाँ डुबकी लेने जाते हो तो सिर्फ आप नहीं लेते हो, आपके हिसाब से आपके थ्रू आपकी फैमिली भी लेती है, और फिर उसके बाद जब आप एक्टिविटीज करते हो, चर्चा लाइफ में आते हो। हाँ, चर्चा होती है ना घर में, कहाँ जा रहे हैं, वही फादर कहाँ जा रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं। कुंभ क्या होता है, घर में चर्चा तो होनी शुरू हो जाती है, बच्चा अगली बार जाएगा, वो वाइब आप और भी लोगों तक स्प्रेड करते हो। वो वाइब स्प्रेड करती है। 144 साल बाद ये वाला योग बन रहा है जब महाकुंभ ऐसे हो रहा है, तो क्या इसका सिग्निफिकेंस है? देखिए 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में पूर्ण कुंभ, और 12 साल वाले जब 12 कुंभ हो जाते हैं, यानी 12 × 12 144, तो ये योग बनता है जो इस बार है। तो इसलिए इसमें जाना और भी ज़रूरी, या एक तरह से और भी यूनिक हो जाता है कि आपकी पिछली 2-3 पुश्तों ने आपकी अगली 2-3 पुश्तें ना देख पाएंगी ना देखी हैं, तो इसलिए आप यूनिकली प्लेस्ड हैं इसको देखने के लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुंभ। तो इसलिए कुंभों का कुंभ महाकुंभ, इसलिए वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसका स्तर, उसका स्केल जो है वो अनमैच्ड है। मतलब इट्स अ मार्वल इन नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी, इट्स ए मार्वल इन इंजीनियरिंग, अर्बन स्पेस प्लानिंग, क्राउड मैनेजमेंट, यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब प्लास्टिक फ्री कुंभ है, इतना बड़ा कुंभ प्लास्टिक फ्री डिक्लेयर करा हुआ है। उसको कैसे मैनेज करेंगे देखेंगे। हर मैसिव टेक्नोलॉजी का AI रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से लेकर, मतलब जितना बड़ा स्पिरिचुअल डिप्लॉयमेंट है उतना बड़ा टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट है, तो इसलिए इसमें देखना ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें सुनते हुए मैं दिमाग में, मेरे मन में एक चीज़ ये भी आ रही है कि कितने अनसंग हीरोज हैं जिनको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, चाहे जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे पुलिस। अरे मैंने कुछ ब्यूरोक्रेट्स को वगैरह यार, वो तो बाबा जी करेंगे, हम नहीं आ रहे इस टीवी पे, हम नहीं आ रहे उसमें। मतलब मैंने कल बड़ी मुश्किल से मैंने एक इंटरव्यू के लिए अमृत जी को करा, जो अर्बन डेवलपमेंट है, विजय किरण आनंद जो कुंभ मेला अधिकारी हैं, आपको योगी जी के साथ हर फोटो में बगल में उनको दिखाते हुए सिंगे, वो कह रहे हैं पॉडकास्ट यार कोई और कर लो वहाँ ना। मतलब कितनी उनके काम का क्रेडिट हम लोग यहाँ बैठ के ले रहे हैं। सही बात है। और मतलब पुलिस के कितने 50,000 पुलिसकर्मी केवल इसी के लिए हैं, मेला क्षेत्र में केवल। करेक्ट। और जो ऑफिसर्स लेवल के हैं, रैंक के हैं, वो तो सोए नहीं होंगे। नहीं, उन्होंने कैंप कर लिया है वहीं पे, पिछले अभी से नहीं, पिछले 6 महीने से 1 साल में वो दे आर इन प्रयाग। वो लखनऊ मिलने जाते हैं योगी जी से और वापस आ जाते हैं, दे आर कैम्प्ड इन प्रयाग। करेक्ट। एक नया शहर बनाना है आपको। सही बात है। तो सिक्योरिटी के लोग हों, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हों, चाहे वो लॉजिस्टिक्स के लोग हों, ऑपरेशंस के लोग हों, चाहे वो सफाई कर्मी हो, मतलब आप सबको दिल से थैंक यू। और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक कह रहे हैं, मतलब उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, बट फिर भी वो लोग लगातार कर रहे हैं। पिछली बार आपको याद है प्राइम मिनिस्टर ने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, और सच में इंपॉर्टेंट है। इतना साफ कुंभ जो आप देख रहे हैं, मेहनत तो उसकी है ना, वो ठंड में एक एक चीज़, आपकी पन्नी जो फेंक रहे हैं, आपका गुटखा जो फेंक रहे हैं, वो उठा के ले जा रहा है। मैं कल बात कर रहा था, पता लगा कि एक चैटबॉट है बड़ा सुंदर सा नीचे, और वो IITIM की एक समग्र की टीम ने बनाया। उस चैटबॉट में 12 भाषाओं में बोल के, मैं तमिल में बोलो, तमिल में जवाब सुनो। यहाँ तक फ्री में बना होगा ये, हम लोगों ने फ्री में कंट्रीब्यूट किया, अपने आप लेके आए। उसमें ओला भावेश ने कंट्रीब्यूट करा, उसमें भाषिनी ने कंट्रीब्यूट किया, उसमें कृत्रिम ने कंट्रीब्यूट किया, उसमें PNB ने कंट्रीब्यूट किया। तो उसके बाद मतलब ये लोग CSR से अपने सरकार पे उन्होंने बोझ नहीं डाला कुछ। सरकार ने कहा हम एक चीज़ बनाएंगे, सरकार ने अप्रूव करी, हाँ काम की है, सरकार से डेटा लिया, उसे डाला, उसको चेक करा, और वो इंटीग्रेट हो गया, वो चैटबॉट। और इसमें ज़्यादातर चीज़ें अगर आप जाके देखें और सर्च करें ना, तो ऐसे किसी को कोई प्रोजेक्ट दिया नहीं गया है, सब अपने आप आए हैं। कितना ऑर्गेनिक है इन नेचर है ना। कम से कम 23 से 25 तो इंस्टीट्यूशन जो स्टडी करने आ रहे हैं केवल, जिसमें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड भी हैं, हमारे IIMs और हमारे IITs भी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। कोई अर्बन की स्टडी कर रहा है, कोई हाइजीन की स्टडी कर रहा है, कोई डिफरेंट प्रोसेस की स्टडी कर रहा है, कोई बाबाओं पे स्पिरिचुअल रिसर्च कर रहा है। मतलब हर ऐसे 25 इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल रिपोर्ट्स आएंगी आपके पास। इट्स अ मैसिव प्लेस फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन ऑल्सो। एक कंट्रोवर्सी बीच में हुई थी कि मुस्लिम वेंडर्स को वहाँ दुकान लगाने नहीं दिया जाएगा, वो वहाँ कमाई नहीं कर पाएंगे। क्या क्लैरिफिकेशन? देखिए, प्रश्न ये आया था खासकर जब मोहम्मद कैफ, जो भारत के अच्छे बैट्समैन रहे, उन्होंने डुबकी लगाई कुछ दिन पहले, जब कुंभ नहीं शुरू हुआ था, लेकिन व्यवस्थाएं तो लग चुकी थी। तो लगा, कुछ लोगों ने कहा भाई मुसलमान आ सकते हैं क्या कुंभ में? तो योगी जी से प्रश्न भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा भाई बिल्कुल आ सकता है, हर भारत का नागरिक कुंभ में आ सकता है, कोई गड़बड़ नहीं करना। अगर उन्होंने कहा भी कोई गड़बड़ करेगा तो डेंटिंग पेंटिंग, ये शब्द यूज़ करा, तो कोई भी गड़बड़ करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन मतलब उन्होंने कहा भाई इसलिए ना होता हो कि मैं कुछ करने आऊँगा। देखिए, मतलब इस स्तर पर सोचिए कि मतलब कुंभ खराब है, कुंभ में पैसा खराब हो रहा है, यहाँ पे बच्चे खो जाते हैं, यहाँ पे नंगे साधु घूमते हैं, सब कुछ खराब है, लेकिन दुकान लगा के पैसा कमाना है मुझे यहाँ पे। तो ये तो भाई आपको इतना, आप अगर हिपोक्रेटिकल होंगे तो फिर ट्रीटमेंट तो वैसा ही होगा। एक अखिलेश जी ने भी शायद 3 धार से 1 धार करने के ऊपर कुछ बोला है,
तो वो उसके बारे में क्या बोले? देखिए, प्रयाग कुंभ के साथ एक बड़ा यूनिक फीचर है रौनक, जो आपको हरिद्वार, उज्जैन और नासिक कुंभ में नहीं दिखेगा। वो क्या है, और वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी हो जाता है। आपने नदी का एक्सपैंड देखा होगा? देखा है। इट्स अ मैसिव एक्सपैंड, मतलब ऑलमोस्ट आपको सागर जैसी दिखेगी ना, वो जब अपने पीक पे होती है, सावन में होती है। तो वो कौन सा बैंक छोड़ेगी? इट्स अ मैंड्रिंग रिवर, राइट? वो कौन सा बैंक छोड़ेगी जहाँ पे मैं पुल बनाऊंगा, जहाँ पे मैं सड़कें बनाऊंगा, जहाँ मैं क्या बनाऊंगा, वो 4 महीने पहले भी नहीं पता होता कि वो कौन सा आपको घाट देगी। तो आपको जो घाट एरिया है वो मैक्सिमाइज करने हैं। तो जो ऐसे अलग अलग धार जाती थी, वो कैसे भी फिर वो 1 महीने बाद वो अपनी तरह से चलने लगेगी। तो उसका मैनेज करके, घाट मैनेज करके एक वो बना दिया जिससे लोगों के लिए सुगमता हो जाए। तो ऐसे तो हम नदियों को मिलाने के बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब नदी जो सरस्वती थी वो तो अब सूख गई है नदी। तो इसलिए मेरे ख्याल से, और पूरे जितने भी जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, सबकी सम्मति से, सबकी नॉलेज के बाद किया गया। इसमें आईआईटी रुड़की से लेकर आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी चेन्नई, सब बड़े बड़े लेवल पे इन्वॉल्व हैं, नदी वाले प्रोजेक्ट में भी और बाकी प्रोजेक्ट में भी। तो लेकिन देखिए, उनको तो अखिलेश जी कुछ कहना है। उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई इतने साधु आ रहे हैं, एक साधु को ले जाओ अपने साथ। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम हाउस के नीचे भी क्या पता एक शिवलिंग मिल जाए। तो उनको तो लूज कमेंट मारने। लेकिन मेरा एक निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव से, देखिए, आई थिंक लेट्स बिहेव लाइक ए गुड होस्ट। इतने सारे लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में आ रहे हैं, थोड़ी देर पार्क कर दें पॉलिटिक्स, इसमें ना करें। और बहुत सारे मौके आएंगे, है ना? अभी आईपीएल का मैच आएगा लखनऊ में, उसमें कर लीजिएगा। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से, मतलब आप भी एक होस्ट बने अच्छे, और आप एक तो पहुँचे। मेरे ख्याल से आज तक राम मंदिर नहीं गए, पता नहीं वो डुबकी लगाने जाएंगे नहीं जाएंगे। तो आप भी पहुँचे। अखिलेश यादव से मेरी यही इल्तजा है, यही रिक्वेस्ट है कि इसमें पॉलिटिक्स ना करें इस वाली चीज़ में। इसमें तो अगर है तो घर की बात घर में रहने दें। योगी जी से उनको एक्सेस होगी, वो उस पर सुझाव दे दें। सारे ऑफिसरों को, वो भी जानते हैं, उनके अंडर में रहें, उनको सुझाव दे दें। जो भी उनको आइडिया आता है सुझाव दे दें। मेरे ख्याल से बहुत समावेशी सरकार है, उनका सुझाव भी सुना जाएगा। थैंक यू वेरी मच शांतनु दादा, बहुत सारी बातें हुई हैं और बाकी की बात कुंभ में मिल के करेंगे। और बहुत सारी इंसाइट्स भी, बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग को जानने को मिली। कोई और क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ पूछिएगा, क्योंकि आगे भी कई सारे ऐसे गेस्ट आने वाले हैं जो इस महाकुंभ के बारे में मुझे, आपको, हम सबको बहुत सारी नॉलेज भी देने वाले हैं और इंस्पायर करेंगे कि क्यों हम पहुँचें अपनी पूरी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और आस्था की इस डुबकी को ज़रूर लगाएं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे ख्याल से जो हमारे परिवारों में, हमारे कॉलेजेस में, कंपनी में जो ऑर्गेनाइजर टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए चैलेंज है। अपने एलुमनी ग्रुप्स को लेके वहाँ पहुँचिए, अपनी कंपनी की वो क्या कहते हैं, वो टीम बिल्डिंग वहाँ पे करिए। अपना जो कज़न ग्रुप होता है, अपना फैमिली ग्रुप होता है, उनको मिलाइए, जुगाड़ करिए, सबको करिए, पहुँचिए कुंभ में। मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस हो गया, मार्क माय वर्ड। यू विल थैंक मी इन दिस पॉडकास्ट। नहीं, एब्सोल्युटली। और क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी, तो कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, एचआर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, केक कटिंग है, सब लोग आ जाओ, फन फ्राइडे, सब लोग आ जाओ। आपको इतनी बार बुलाने के बाद भी 50% लोग वहाँ पे आते हैं, फिर एंड में सब लोग आते हैं। यहाँ पे कहीं किसी को कुछ ज़्यादा नहीं बोला गया है। ऑफ कोर्स सरकारें जब कोई मैसेज देती हैं तो वो मैसेज देती हैं लोगों की सुविधा के लिए और इसके लिए, पर फिर भी हमारा स्पिरिचुअल प्रोसेस कितना स्ट्रांग है कि सबको पता है कि ऐसा एक भव्य आयोजन हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, और किसको कब कैसे जाना है, कितनी शांतिपूर्वक जाना है और कैसे वापस आना है, और कैसे डुबकी लगानी है। सो आई थिंक ऑल द बेस्ट आपको भी। आपके भी कई सारे वहाँ प्रोग्राम्स हैं उसके लिए, और आप लोग भी प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ प्रोग्राम ज़रूर बनाइए। वहाँ जाइए तो वहाँ से सेल्फी भी लीजिएगा, वीडियोस भी लीजिएगा, शांति से आराम से जाइएगा, डेंटिंग पेंटिंग मत अपनी करवाइएगा, और वापस आके फिर हम लोग कुंभ में क्या क्या हुआ उसके ऊपर भी हमारी टीम भी बहुत कुछ करने वाली है। सो शांतनु दादा, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत बढ़िया, मिलेंगे तो साथ में डुबकी लगाएंगे। इस पॉडकास्ट को शेयर करिएगा, कुंभ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है। थैंक यू वेरी मच और एक बार हर हर महादेव। हर हर महादेव।